हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग के सामने नीट 2024 का जो क्वेश्चंस आया है उस क्वेश्चंस का बॉटनी का प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि किस तरह से बॉटनी में क्वेश्चन पूछा है और किस तरह से बॉटनी के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। किस तरह से एनसीईआरटी के अलग अलग चैप्टर्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, उसी के बारे में हम लोग आपको बता रहे हैं। तो देखिए, कुछ क्वेश्चन 3 लेक्चर ऑलरेडी दे चुके हैं जहाँ पर हम लोग डिटेल से बताया, हर क्वेश्चंस का ऑप्शंस को बताया, क्वेश्चंस को समझाने का प्रयास किया कि किस तरह से क्वेश्चंस को अगर आए तो समझना है और क्वेश्चंस को फिर प्यार से उसका आंसर बनाना है। तो देखिए, आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119। जो क्वेश्चन नंबर 119 है, ये क्वेश्चंस बेसिकली क्लास 12 का है। ये जो 12 वाला एनसीईआरटी है उसी का ये क्वेश्चंस है। और यहाँ बेसिकली क्या है, तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एक चैप्टर पढ़ना होता है। इसी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का ये क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चंस को पढ़िए। दिया हुआ कौन सा, देखिए, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। कौन सा यूनिट है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए। कि किसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं, पहले इस बात को समझिए। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को समझेंगे तभी ये क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हो, आगे सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए, इस तरह से एक डीएनए होता है। मान लीजिए कि सपोज ये पूरा डीएनए है। तो इस डीएनए का, ये जो डीएनए हुआ, इस डीएनए में क्या है, तो हम लोग कहते हैं पूरा पार्ट, कुछ पार्ट है जिसका ट्रांसक्रिप्शन होता है। डीएनए का पार्ट जिसका ट्रांसक्रिप्शन होता है तो उसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहा जाता है। समझना बात, पूरा डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। डीएनए का कुछ पार्ट ही है जिसका ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो जिस पार्ट का ट्रांसक्रिप्शन होता है उसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को अगर इस तरह से बनाया जाए कि सपोज ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हुआ, तो इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में यहाँ पर ये ट्रांसक्रिप्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर जाकर ट्रांसक्रिप्शन समाप्त हुआ। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा, प्रारंभ होगा। ये स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट का जो पीछे वाला पार्ट है, स्टार्टिंग पॉइंट से जो बाद वाला पार्ट है, इसको हम लोग प्रमोटर कहते हैं। इसको हम लोग प्रमोटर कहते हैं। और ये जो लास्ट वाला पार्ट है इसको हम लोग टर्मिनेटर कहते हैं। जो लास्ट वाला पार्ट है, इस लास्ट वाले पार्ट को हम लोग टर्मिनेटर्स कहते हैं। तो ये टर्मिनेटर हो गया, ये टर्मिनेटर हो गया। टर्मिनेटर टर्मिनेटर का मतलब यहीं से ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, ये ट्रांसक्रिप्शन यहीं पर ये स्टॉप हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर बंद होगा, ना इसके आगे होगा ना इसके पीछे होगा। ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इस स्टार्टिंग पॉइंट को, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से अब देखिए बात किधर है, इससे इधर हो गया लेफ्ट, और स्टार्टिंग पॉइंट से इधर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, राइट कहते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट से एक लेफ्ट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट से एक राइट होगा। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट से जो लेफ्ट वाला पार्ट है इसको हम लोग अप स्ट्रीम कहते हैं। इसको हम लोग अप स्ट्रीम कहते हैं। और स्टार्टिंग पॉइंट से जो राइट वाला पार्ट है इसको हम लोग डाउन स्ट्रीम कहते हैं। इसको डाउन स्ट्रीम कहा जाता है। ये डीएनए का पार्ट है। जैसे हम लोग नाव, नदी में तैरने का एक्सपीरियंस होगा, जिधर नदी का धारा है अगर आप उधर चलते हो तो उसको डाउन स्ट्रीम कहते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हो तो उसको हम लोग अप स्ट्रीम कहते हैं। तो स्टार्टिंग से किधर, लेफ्ट की ओर अप स्ट्रीम, और राइट की ओर क्या होता है, डाउन स्ट्रीम। ये जो अप स्ट्रीम है वहाँ पर क्या मौजूद है, प्रमोटर मौजूद है। और ये जो बीच वाला पार्ट है इसको हम लोग स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। और इसी स्ट्रक्चरल जीन का ये ट्रांसक्रिप्शन होता है। और इसके ट्रांसक्रिप्शन से ये किसका फॉर्मेशन होगा, जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ये mRNA का ये क्या होगा, फॉर्मेशन होगा।
ट्रांसक्रिप्शन सिर्फ एंड सिर्फ किसका होता है? स्ट्रक्चरल जीन का होता है। ना प्रमोटर का ट्रांसक्रिप्शन होता है, ना टर्मिनेटर का ट्रांसक्रिप्शन होता है, ये दिमाग में। तो यानी एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का अगर कंपोनेंट पूछा जाए कि भाई जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का कंपोनेंट है, कंपोनेंट अगर इसका कंपोनेंट देखें, कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के आखिर इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का कंपोनेंट क्या क्या हो गया? तो सबसे पहला प्रमोटर हो गया, दूसरा जो इसमें आता है स्ट्रक्चरल जीन हो गया, और तीसरा जो पॉइंट आता है जिसको लास्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनेटर्स कहते हैं। देखो इतना सारा बात है, क्या क्या है? तो प्रमोटर है, स्ट्रक्चरल जीन है, और लास्ट में टर्मिनेटर है। तो क्वेश्चन से कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है इन डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरीली, कैसे डिफाइन करते हैं? तो कहता है कि 3 रीजन, बताया आपको कितना रीजन है? 3 रीजन। पहला रीजन का नाम प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर, ये 3 रीजन है उसका। तो कहता है डीएनए दीज आर विथ रिस्पेक्ट, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, उस रिस्पेक्ट से देखना है कि जो 3 रीजन है, जैसे डीएनए का बनाया, ये जो डीएनए है और इस डीएनए का ये सपोज ट्रांसक्रिप्शन क्या हो गया? ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हो गया। तो इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का 3 पार्ट। तो पहला पार्ट इसका क्या है? तो हम लोग कहते हैं प्रमोटर्स है। देखो पहला पार्ट क्या होगा? प्रमोटर्स, ये फर्स्ट हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? स्ट्रक्चरल जीन। और तीसरा इसमें क्या हो गया? तो हम लोग कहते हैं ये टर्मिनेटर। ये 3 है। सबसे पहला देखिए, ये तीसरा क्या क्या हो गया? पहला हो गया प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। तो आपके माइंड में एक सवाल आता होगा कि जो ऑप्शन नंबर 1 है ये गलत क्यों है ना? ऑप्शन नंबर 4 ये क्या हो गया? ये करेक्ट आंसर हो गया। करेक्ट आंसर तो हुआ, तो लेकिन 1, 2 और 3 गलत क्यों है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 को देखिए। ऑप्शन नंबर 1 को अगर देखें तो यहाँ पर दिया रिप्रेसर। ये क्या दिया है? रिप्रेसर। दूसरा क्या दिया है? ऑपरेटर। और तीसरा क्या है? स्ट्रक्चरल जीन। ये बात किसका है? ये बात लेक ऑपेरॉन का है। ये बात किसका है? लेक ऑपेरॉन का है। अगर आप देखें इस तरह से लेक ऑपेरॉन होता है, इस तरह से ये लेक ऑपेरॉन होता है। अगर आप लेक ऑपेरॉन को देखें तो इस तरह से लेक ऑपेरॉन होगा। सपोज ये लेक ऑपेरॉन है, ये लेक ऑपेरॉन है, ये डीएनए है, और सबसे पहले प्रमोटर होता है, फिर है ना, इसको हम लोग प्रमोटर कहते हैं। और बीच में ये आप इसमें क्या होता है? प्रमोटर, ये इंड्यूस क्या बोलते हैं? रिप्रेसर। फिर आता ऑपरेटर, फिर आता है ऑपरेटर से पहले इसमें एक और प्रमोटर आता है, तो ये प्रमोटर होगा, ये प्रमोटर है, और फिर ये ऑपरेटर है, और फिर इस तरह से यहाँ पर कंपोनेंट है जिसको जेड, वाई और ए कहा जाता है। ये जो जेड, वाई, ए है, ये सबको हम लोग क्या कहते हैं? इस सबको स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। ये स्ट्रक्चरल जीन है, और इस स्ट्रक्चरल जीन में इसका नाम क्या है? इसको लेक जेड कहा जाता है, लेक वाई कहा जाता है, और इसको लेक ए कहते हैं। समझ रहे बात? तो ये हो गया प्रमोटर, ये हो गया प्रमोटर, ये हो गया प्रमोटर, और ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग रेगुलेटर कहते हैं। रेगुलेटर, या इसको हम लोग याद रखना रिप्रेसर। ये रिप्रेसर कहा जाता है। और रिप्रेसर क्यों कहते हैं? ये एक्सप्रेस्ड होता है, और जब ये एक्सप्रेस्ड होगा तो एक्सप्रेस्ड होने के बाद ये क्या कराता है? तो रिप्रेसर प्रोटीन का ये क्या करता है? रिप्रेसर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। देखो बच्चों, किसका फॉर्मेशन होगा? रिप्रेसर प्रोटीन का फॉर्मेशन। सपोज दिस इज द रिप्रेसर प्रोटीन। ये कौन सा प्रोटीन हुआ? ये रिप्रेसर प्रोटीन हुआ।
तो जब ये रिप्रेसर प्रोटीन होता है तो ये ऑपरेटर से जाकर क्या करता है, बाइंड करता है। तो जब ऑपरेटर से बाइंड करता है तो इधर नो ट्रांसक्रिप्शन, इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता है। ये लैक ऑपरेंड का स्विच ऑन और स्विच ऑफ वाला मैकेनिज्म है। तो यानी लैक ऑपरेंड में क्या क्या हो गया, प्रमोटर, रेगुलेटर यानी रिप्रेसर जीन, फिर प्रमोटर, फिर ऑपरेटर, और स्ट्रक्चरल जीन लेग जेड, लेग वाई और लेग ए। तो देखिए यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस को देखें, ऑप्शन नंबर 1 तो रिप्रेसर जीन, ऑपरेटर जीन और स्ट्रक्चरल जीन किसका पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया लैक ऑपरेंड का। जो लैक ऑपरेंड क्या करता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज का करता है। तो लैक्टोज का डाइजेशन के लिए क्लस्टर ऑफ जीन होता है जिसको हम लोग लैक ऑपरेंड कहते हैं। देखो ऑप्शन नंबर दूसरा गलत क्यों है, तो पहला वर्ड क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है, दूसरा वर्ड क्या है, ट्रांसपोजोन है, और तीसरा क्या है, तो ऑपरेटर जीन है। क्लियर है। तो देखो ये तो स्ट्रक्चरल जीन समझे, जिसका क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन होगा तो उसको हम लोग स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। और दूसरा जो यहाँ पर आता है ये ट्रांसपोजोन आता है। देखिए किसको हम लोग ट्रांसपोजोन कहते हैं, ये ट्रांसपोजोन, जो ट्रांसपोजोन है इसको हम लोग बेसिकली जंपिंग जीन कहते हैं। इसको हम लोग जंपिंग जीन कहा जाता है। जैसे आप क्लासरूम में बैठते हैं तो कुछ बच्चा देखिएगा वो क्या करेगा, एक टेबल से उठ कर दूसरे टेबल में, दूसरे टेबल से उठ कर तीसरे टेबल में, तीसरे टेबल से उठ कर कहीं और, ये इधर आगे पीछे दाएं बाएं वो क्या करता है, बौखता रहता है। तो जो बौखने वाले बच्चा को हम लोग क्या बोल सकते हैं, जंपिंग बच्चा बोल सकते हैं। उसी तरह से यूकैरियोटिक सेल में, याद रखना ये सिर्फ किस में होता है, ये यूकैरियोटिक सेल में होता है, कभी भी ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है। ये यूकैरियोटिक सेल का करेक्टरिस्टिक्स है। तो यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसपोजोन होता है जो कि जीन के एक्सप्रेशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ये पार्ट नहीं है किसका, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का। फिर देखिए दूसरा ऑप्शन जो इंड्यूसर, इंड्यूस करने वाला, रिप्रेसर और कौन सा, स्ट्रक्चरल जीन। तो देखिए किसको हम लोग, इस बात को समझिए, इंड्यूसर क्या हो गया, मान लीजिए लैक ऑपरेंड है, इस लैक ऑपरेंड का, ये लैक ऑपरेंड है, इस लैक ऑपरेंड में ये सपोज प्रमोटर है और ये है ना, क्या है, रिप्रेसर जीन है, ये एक्सप्रेस होता है और यहाँ पर क्या बना, ये रिप्रेसर प्रोटीन का ये फॉर्मेशन हुआ, ये रिप्रेसर प्रोटीन बना। और रिप्रेसर प्रोटीन क्या करता है, और फिर यहाँ प्रमोटर है, फिर यहाँ ऑपरेटर है, फिर ये जेड है, फिर वो वाई है, और ये क्या है, लास्ट में ए है। तो रिप्रेसर प्रोटीन किससे, सपोज यहाँ पर ये इंड्यूसर है, सपोज यहाँ पर क्या है, ये सब इंड्यूसर है, ये इंड्यूसर हो गया। और ये इंड्यूसर, देखो ये इंड्यूसर है, ये इंड्यूसर, ये बेसिकली क्या हो गया, जो इंड्यूसर है, देखो इंड्यूसर, इंड्यूसर किससे बाइंड करेगा, रिप्रेसर से। जब इससे बाइंड होगा तो अनेबल टू बाइंड विद किससे, ऑपरेटर, ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाता है। तो समझे, तो स्ट्रक्चरल जीन का क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। और ये टर्मिनेटर तो समझते हो, जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, सोचिए रिप्रेसर हो गया और उसके बाद स्ट्रक्चरल जीन जिसका क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो क्वेश्चन क्लियर है। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में पूछा था कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का कौन कौन सा कंपोनेंट होता है और उसका सीक्वेंस क्या होता है। तो सबसे पहला नाम क्या लेंगे, सबसे पहला नाम प्रमोटर का लेंगे, जो कौन से स्ट्रीम में होता है, अप स्ट्रीम में होता है, और डाउन स्ट्रीम में दो कंपोनेंट होता है। पहला नाम है स्ट्रक्चरल जीन और दूसरा नाम है टर्मिनेटर जीन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 100 ये कितना है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 120 है। तो क्वेश्चन नंबर 120 है, इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ये क्वेश्चन किसका है, ये 12th क्लास का है, और ये इकोलॉजी वाले जो चैप्टर है उसी का ये क्या है, क्वेश्चंस है। इकोलॉजी वाले यूनिट में तो कहता है कि ट्रॉपिकल रीजन, कौन सा रीजन, ट्रॉपिकल रीजन। समझिए किसको हम लोग ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, कि मान लीजिए ये इस तरह से अर्थ बनाया, ये अर्थ बनाया, और अर्थ के बीच में क्या होता है, अर्थ के बीच में ये इस तरह से एक लाइन होता है जिसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं।
तो ये इक्वेटर हो गया, इक्वेटर हो गया, इक्वेटर के नीचे और इक्वेटर के ऊपर ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। इसको हम लोग ट्रॉपिकल क्या कहते हैं, इसको ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है, ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, है ना। तो जो ट्रॉपिकल रीजन होता है ये सन के बहुत करीब होता है। जो ट्रॉपिकल रीजन होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा सोलर एनर्जी होता है। जो ट्रॉपिकल रीजन होता है वहाँ पे सीजनल वेरिएशन नहीं आता है। जो ट्रॉपिकल रीजन है लंबे समय तक क्या होता है, एक जैसा एनवायरनमेंट रहता है, तो नया निच बनाने में क्या मिलता है, आसानी मिलता है। समझ में आया। ट्रॉपिकल रीजन होता है, इसके ऊपर अगर हम लोग देखें तो ये आता है सब ट्रॉपिकल, उसके बाद टेम्परेट और उसके बाद आर्टिक आता है। देखो ये आर्टिक है, ये है ना टेम्परेट है, टेम्परेट है, और सबसे नीचे इसका सब ट्रॉपिकल कहते हैं, सब ट्रॉपिकल। तो ये सब कुछ कुछ पार्ट है अर्थ का, है ना, जो कि ऊपर में नॉर्थ होगा, नीचे में साउथ होगा। तो देखिए क्वेश्चंस को थोड़ा सा क्या कहता है, अगर आप क्वेश्चंस को देखें तो कहता है कि सो ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ स्पीसीज, कौन सा, रिचनेस, यहाँ पर स्पीसीज का रिचनेस बहुत ज़्यादा होता है, यानी ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज़्यादा स्पीसीज क्या होता है, पाया जाता है। तो इसके लिए अलग अलग ऑप्शन है। देखो ए नंबर क्या कहता है कि ट्रॉपिकल लेटीट्यूड, दो वर्ड आता है, एक वर्ड क्या है लेटीट्यूड और एक वर्ड क्या है एल्टीट्यूड। देखिए किसको हम लोग लेटीट्यूड कहते हैं, जैसे अर्थ बनाया तो ये जो कौन सा हो गया, ये बीच वाला इक्वेटर हो गया, इससे जो नीचे निकला इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग लेटीट्यूड कहेंगे। ये लेटीट्यूड हो गया, है ना। ये नॉर्थ टू साउथ में, उधर क्या हो गया नॉर्थ में। अब अगर एल्टीट्यूड का प्लेन है और ये पहाड़ बन गया, ये प्लेन है और इस प्लेन के ऊपर ये माउंटेन हो गया, ये माउंटेन हो गया, तो माउंटेन को क्या बोलेंगे, हाई, क्या बोला जाएगा, हाई लेटीट्यूड। क्या बोलते हैं इसको, हाई लेटीट्यूड। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन को अगर आप देखो ध्यान से तो यहाँ पर क्या बात है, तो कहता है कि लेटीट्यूड, ट्रॉपिकल जो लेटीट्यूड है जो कि है ना, ये क्या है, तो कहता है हैव रिमेन रिलेटिवली, ये क्या होता है, अनडिस्टर्ब फॉर मिलियंस ऑफ ईयर, लंबे समय तक यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं होता है, एकदम अनुकूल परिस्थिति रहता है। तो कहता हैंस मोर टाइम वाज अवेलेबल फॉर स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन, उसको ज़्यादा टाइम मिलता है अपने आप को डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए। अब अगर अचानक नया नया चीज़ बनता जाए, जब नया नया चीज़ एकदम अचानक, अभी कुछ को समझा ही नहीं, ये नया चीज़ आके बन के तैयार हो गया, अभी उसको समझा ही नहीं, एक कोई और चीज़ आके डेवलप हो गया। तो हर टूल्स को समझना क्या होता है, जरूरी होता है। नीट का एक पैटर्न है, अब हर साल एकदम पैटर्न आसमान ज़मीन से क्या कर दे, बदल दे, तो फिर ये अच्छा स्कोर करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है बच्चों। तो यहाँ पर कहता है कि लंबे समय तक अनडिस्टर्ब रहता है, तो इसके वजह से स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा होता है। तो ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ट्रॉपिकल किसके रिस्पेक्ट में, तो हम लोग कहते हैं इन्वायरमेंट, ट्रॉपिकल रीजन के रिस्पेक्ट में। देखो ऑप्शन नंबर बी कहता है ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट्स आर मोर सीजनल, ये बिल्कुल गलत है। मोर सीजनल किसका होता है, जैसे हम लोग ये अर्थ बनाया तो अर्थ में ये इक्वेटर हो गया, ये ट्रॉपिकल हो गया और ये टेम्परेट हो गया। ये जो टेम्परेट है, ये टेम्परेट है, टेम्परेट, तो ये क्या होता है, मोर सीजनल होता है, ये मोर सीजनल होता है। ये ट्रॉपिकल नहीं, जो टेम्परेट है ये ज़्यादा क्या होता है, सीजनल होता है। तो यहाँ पे दिया है कि टेम्परेट जो है ये मोर सीजनल है, तो ऑप्शन क्या हो गया, बिल्कुल गलत हो गया, मोर नहीं होगा। फिर देखो ऑप्शन नंबर सी क्या है कि मोर सोलर एनर्जी, तो बताया क्या, जो इक्वेटर है, इक्वेटर आगे और पीछे को हम लोग ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। तो इक्वेटर सन के क्या होता है, करीब होता है, तो इसको सनलाइट क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। तो कहता है सोलर एनर्जी इज अवेलेबल इन ट्रॉपिकल रीजन, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोलर एनर्जी मिलेगा। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। किसके रिस्पेक्ट में, ट्रॉपिकल रीजन के रिस्पेक्ट में। अब देखो ऑप्शन नंबर डी कहता है कांस्टेंट इन्वायरमेंट
प्रमोट्स नीच स्पेशलाइजेशन। क्या है? नीच स्पेशलाइजेशन। देखिए एक वर्ड है बच्चों, वर्ड क्या है? नीच। कि किसको हम लोग नीच कहते हैं? मान लीजिए देखिए ये सपोज एक नीच हो गया। नीच का मतलब किसको हम लोग नीच कहते हैं? कोई भी बच्चा है किसी भी कोचिंग में जाके पढ़ता है तो वो कोचिंग उसके लिए क्या है? नीच है। तो वो कोचिंग में पढ़कर अच्छे से बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स पढ़ता है, वहाँ का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करता है, वहाँ का रेगुलर टेस्ट देता है, डाउट सेशन में आता है, डाउट सॉल्व करता है और फिर जाकर वो रिजल्ट देता है। तो क्या किसी भी बच्चा को किसी भी कोचिंग में ऐसे ही जाने दे देगा क्या? ऐसे कभी भी उसको जाने नहीं देगा। वहाँ पे जाने के लिए हर हाल में उस कोचिंग में एडमिशन लेना पड़ेगा, वहाँ पर अच्छा खासा पैसा देना पड़ेगा। तो कहता है कि किसी भी रिसोर्स को यूज करने के लिए कोई भी स्पीसीज जो अपना एक एनर्जी को अपना एक क्या बोलते हैं, अपने को एक एडजस्टमेंट डेवलप करता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? नीच कहते हैं। तो यहाँ पर क्या कहता है? कांस्टेंट एनवायरनमेंट है। तो ये नया नया ये जो नीच है वो आसानी से नीच का क्या होगा? स्पेशलाइजेशन होगा। तो ये बात क्या है? एकदम बिल्कुल सही है। कांस्टेंट एनवायरनमेंट है ना। मान लीजिए आप कोई शहर में आप पढ़ रहे हो, वहाँ पे एक ऐसा कोचिंग खुला कि आज खुला 2 महीने के बाद बंद हो जाए, तो फिर कोई बच्चा उस कोचिंग में दोबारा एडमिशन लेना चाहेगा क्या? बिल्कुल नहीं। जो उस कोचिंग पे लेना चाहेगा कि लंबे समय से हो, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल का उसका अपना एक स्टेबिलिटी हो कि इतने साल से वो सर्वाइव कर रहा है, यानी ये भाग के जाने वाला चीज़ नहीं है, ये मोर स्टेबल है। तो कहता है कि अगर इन्वायरमेंट कांस्टेंट हो तो नीच का क्या होगा? तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा होगा, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा नीच का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा, ज़्यादा एडमिशन होगा। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। देखिए ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट्स आर कांस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल। देखिए कांस्टेंट तो है ही, कांस्टेंट के साथ साथ ये क्या है? प्रिडिक्टेबल है। प्रिडिक्टेबल कहने का मतलब कांस्टेंट तो है और वो पता चलता है कि हाँ ये कांस्टेंट है, चेंज हो रहा है, तो धीरे 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 क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो ये सब बात पता चलता है। तो कहता है इसको में ये भी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो कौन कौन सा करेक्ट हो गया? ए करेक्ट हो गया, सी करेक्ट हो गया, डी करेक्ट हो गया और ई करेक्ट हुआ। इनकरेक्ट कौन सा हो गया? बी हो गया। तो देखिए आंसर ए, सी, डी और ई ये क्या हो गया? करेक्ट हो गया। देखो नेक्स्ट जो आता है, जो क्वेश्चन नेक्स्ट है वो आपका सामने है, क्वेश्चन नंबर 121। ये भी किससे है? ये भी इकोलॉजी और चैप्टर का नाम है क्लास 12, चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। किसका है? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का है। देखिए यहाँ इक्वेशन दिया है किसका? वर्ल्ड है ना, हॉलिस्ट, पर्ल है ना, लॉजिस्टिक ग्रोथ। दो तरह का होता है, एक लॉजिस्टिक ग्रोथ होता है। अगर आप ग्रोथ को देखें तो ग्रोथ दो तरह का है। अगर ग्रोथ को देखा जाए तो ग्रोथ एक एक्सपोनेंशियल होता है, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, और दूसरा लॉजिस्टिक होता है। लॉजिस्टिक ग्रोथ है। तो ये बेसिकली साइंटिस्ट के नाम से है। किसके नाम से? ये जो नाम है ना पर्ल हॉलिस्ट, ये साइंटिस्ट का नाम से आया है कि लॉजिस्टिक ग्रोथ के बारे में ये इक्वेशन है। ये ग्रोथ का ये क्या है? लॉजिस्टिक ग्रोथ का ये इक्वेशन है, समीकरण है। ये जो समीकरण है, इक्वेशन है, कहता है कि इस इक्वेशन में ये इंडिकेट्स, ये किसको इंडिकेट करता है ना? ये नहीं दिया हुआ। इक्वेशन क्या है? dn बाय ये dt है बराबर क्या है? rn, और यहाँ पर k माइनस n बाई क्या है? k है। देखो n क्या है? अगर n को देखा जाए तो ये आपका पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया। पॉपुलेशन डेंसिटी को हम लोग, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसको हम लोग n कहते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? तो कोई भी एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितना इंडिविजुअल रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? के कहते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं, यानी उसका पॉपुलेशन के बारे में आर जो है इंट्रेंजिक, देखो इंट्रेंजिक ये इंट्रेंजिक ग्रोथ फैक्टर कहा जाता है, इंट्रेंजिक ग्रोथ फैक्टर कहते हैं। और आर बराबर होता है बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। कितना? ये बर्थ हो गया, ये बर्थ रेट, बर्थ, और ये क्या हो गया? देखो डेथ, बर्थ रेट, और दूसरा
डेथ रेट, बर्थ रेट और डेथ रेट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर कहते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, के है, किसको आखिर के कहते हैं, तो जो के है, यहाँ भी के है और यहाँ भी के है, के को हम लोग कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं, कैरिंग कैरिंग कैपेसिटी। इस सवाल है कि किसको आखिर कैरिंग कैपेसिटी कहेंगे। मान ले कि सपोज ये बड़ा सा हॉल है ना, इस हॉल में ये क्या है, अलग अलग ये हॉल है, इसमें अलग अलग रूम बना हुआ है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। मान ली कि इसमें 10 लोग रह सकता है, इसमें 12 लोग रह सकता है, इसमें 4 रह सकता है, इसमें 6 रह सकता है। बाहर से अगर 6 गेस्ट इस रूम नंबर 1 में आ गया, देखो 6 लोग आ गया, 2 3 4 5 6, तो 7 आएगा तो इसमें बैठ सकता है क्या, 7 आएगा तो उस रूम में स्टे कर सकता है कि नहीं, उसको क्या करना होगा, दूसरे रूम में। जब 7th होगा तो इसमें डालना होगा या इसमें डालना होगा, किसी और में उसको क्या करना होगा, ट्रांसफर होना होगा। जिस क्लासरूम में आप बैठ के पढ़ते हो उस क्लासरूम का एक अपना कैपेसिटी होता है। मान ली 100 बच्चा का कैपेसिटी है, 120 का कैपेसिटी है, तो 120 तक ही बैठ सकता है। उससे ज़्यादा बच्चा आया तो उसको दूसरे क्लास में क्या किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा। दैट इज कॉल्ड व्हाट, कैरिंग कैपेसिटी। तो कैरिंग कैपेसिटी है तो किसको इंडिकेट करता है, तो इंडिकेट कैरिंग कैपेसिटी को करता है। लेकिन देखो ऑप्शन नंबर 1, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इसको हम लोग आर कहते हैं। इंटरनल, देखो क्या बोलते हैं इसको, देखो ये जो है इंटरनल इंक्रीज ऑफ, इसको हम लोग आर कहते हैं, है ना, यानी बी माइनस डी वाला बात होगा। और देखो बायोटिक पोटेंशियल, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का पास रिप्रोडक्शन करने का जो क्षमता है उसको बायोटिक पोटेंशियल कहते हैं। और पॉपुलेशन डेंसिटी, इसको हम लोग एन कहते हैं। देखिए नेक्स्ट है, तो इसका आंसर कौन सा, कैरिंग कैपेसिटी के को क्या करता है, इंडिकेट करता है। देखो क्वेश्चन नंबर 122, जो क्वेश्चन नंबर 122 है ये बेसिकली क्या है, तो कहता है इनहिबिशन ऑफ किसका, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। तो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज क्या है, ये एंजाइम है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है। बाय मेलोनेट, मेलोनेट है, तो मेलोनेट क्या हो गया, ये इनहिबिटर हो गया। मेलोनेट क्या हो गया, इनहिबिटर हो गया। इज अ क्लासिकल एग्जांपल्स ऑफ, है ना। देखो एंजाइम में एक पढ़ना होता है, जब आप एंजाइम पढ़ेंगे, देखो एंजाइम्स को जब आप पढ़ेंगे, बायोमोलिकुल्स का ये क्वेश्चंस है। देखो क्लास 11th का ये क्वेश्चंस है और क्लास 11th में किसका है, बायोमोलिकुल्स का ये क्वेश्चंस है। जब आप बायोमोलिकुल्स पढ़ेंगे तो बायोमोलिकुल्स में पढ़ना होता है इनहिबिशन। तो व्हाट इज इनहिबिशन, तो कहते हैं कि कोई मॉलिक्यूल्स है जो एंजाइम के एक्टिविटी को रोकता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनहिबिशंस कहते हैं। क्लियर है। तो देखो एंजाइम पढ़ना और एंजाइम इनहिबिशन पढ़ना है। किसको एंजाइम इनहिबिशन कहते हैं, इनहिबिशन। तो देखो मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड, और कंपाउंड ये क्या करता है, इनहिबिट, किसको इनहिबिट्स करता है, इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ, एक्टिविटी ऑफ, इसका एक्टिविटी, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, एंजाइम्स के एक्टिविटी को रोकता है, तो उसको हम लोग इनहिबिटर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, और इस प्रोसेस का नाम क्या है, इनहिबिशन है। तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल है, तो टाइप्स ऑफ अगर हम लोग बात करें किसका, टाइप्स ऑफ, देखो इनहिबिशन का अगर बात करें हम लोग, देखो टाइप्स ऑफ, टाइप्स ऑफ इनहिबिशन, टाइप्स ऑफ इनहिबिशन या इनहिबिटर्स, एक होता है कॉम्पिटेटिव, एक होता है कॉम्पिटेटिव, कॉम्पिटेटिव। दूसरा जो आता है जिसको हम लोग नॉन कॉम्पिटेटिव, नॉन कॉम्पिटेटिव, नॉन कॉम्पिटेटिव। और तीसरा जो आता है जिसको हम लोग फीडबैक, फीडबैक, फीडबैक इनहिबिटन या फीडबैक इनहिबिशन कहा जाता है, या इसको हम लोग एलोस्टेरिक,
एलोस्टेरिक एलोस्टेरिक इनहिबिशन कहते हैं। क्लियर है? आपके सबको नहीं पढ़ना है, सिर्फ कॉम्पिटिटिव को पढ़ना है कि किसको आखिर कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहते हैं। क्लियर? तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट